सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। Dear student, welcome. Myself Dr. Sumit Kumar Gupta, Department of Physics, Pariskar College of Global Excellence, Jaipur. Today we are going to start BSc Part First Year, Subject Physics, Paper Optics और टॉपिक जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की मूल अवधारणाएं। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा ये परिष्कार वर्ड यूट्यूब चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, क्लिक करना है, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले जो वीडियो लेक्चर हैं उनका अपडेट मिलता हुआ जाए। ठीक है, दूसरा ये भी हमारा यूट्यूब चैनल है, परिष्कार कॉलेज के नाम पर है। ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो वीडियो लेक्चर हैं उनका अपडेट लगातार मिलता हुआ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रकाश की है, ऑप्टिक्स है। ठीक है, इसके कई क्वेश्चन हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में तो आते हैं, लेकिन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ज़रा हम देखें कि ऐसे कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें प्रकाशिकी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और कॉलेज लेक्चरशिप का जो एग्जाम्स होता है उसमें ऑप्टिक्स के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम्स हुआ था उसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और ऑप्टिक्स के कई क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सेकंड ग्रेड में भी और कॉलेज लेक्चर के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। CSIR नेट JRF जो फिजिकल साइंस का पेपर होता है, जो लेक्चर बनने के लिए पात्र है, उसके एग्जाम्स में भी ऑप्टिक्स के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, IIT जैम ये NIT और IIT जहाँ से MSc करते हैं फिजिक्स में, उसके सिलेबस में भी और उसके जो एग्जाम्स में भी ऑप्टिक्स के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MSc एंट्रेंस इन फिजिक्स, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली और दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली और ऐसी कई यूनिवर्सिटी हैं जिनके एंट्रेंस एग्जाम्स में ऑप्टिक्स के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट ये IITs और NIT से MTech करते हैं, तो गेट में भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं खुद गेट क्वालिफाइड हूँ और मेरे टाइम पे भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं ऑप्टिक्स में। ठीक है, फिजिक्स ओलंपियाड का एक एग्जाम्स होता है जिसमें कई क्वेश्चन जो है वो ऑप्टिक्स के पूछे जाते हैं। PhD एंट्रेंस के लिए कई यूनिवर्सिटी PhD एंट्रेंस एग्जाम्स लेती है PhD करने के लिए, उसके एग्जाम्स में भी ऑप्टिक्स के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IAS सिविल सर्विसेज मेन, इसमें भी कई क्वेश्चन जो हैं वो फिजिक्स के पूछे जाते हैं, ऑप्टिक्स के पूछे जाते हैं, जिनको मैं यहाँ लेके भी आया हूँ। ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे कि उनका क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा है। ठीक, जेस्ट ये कई अनुसंधान है जहाँ PhD एंट्रेंस के लिए एग्जाम्स होता है,
वहाँ भी जैसे हम बात करें MPL अहमदाबाद, तो उसमें भी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कोई प्रकार का अनुसंधान केंद्र है। उसमें PhD के लिए भी एक एग्जाम्स होता है जेस्ट का, उसमें भी ऑप्टिक्स के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता लग गया कि ऑप्टिक्स के जो क्वेश्चन हैं ये सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं, ठीक। और एक हम जानते हैं रीट के एग्जाम्स में भी ऑप्टिक्स के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइट के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनको मैं यहाँ लेके आया हूँ, ठीक है। जो आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट, ये जो टॉपिक है ये राजस्थान की कई यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी दे रखा है। तो हम देखेंगे कि राजस्थान की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जिनके सिलेबस में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट के क्वेश्चंस आते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी, IIT जैम, CSIR नेट JRF, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये तो जयपुर में है, ये जो यूनिवर्सिटी है कोटा में है, ये जोधपुर में है। ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी जो अजमेर में है, इन यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी लाइट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, महाराजा गंगा सेन यूनिवर्सिटी बीकानेर, राज ऋषि व्रतहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर में, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इन सभी यूनिवर्सिटी में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें यूनिट फर्स्ट हमको पढ़नी है। तो ज़रा देखें कि यूनिट फर्स्ट में ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है, जिनको हमको पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट जो है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। इसमें कई टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। दूसरा है वेव फ्रंट, जिसको हम बोलते हैं तरंगार्क। हाइगेंस प्रिंसिपल, ये कहलाता है हाइगेंस प्रिंसिपल, यानी हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है। इंटरफेरेंस, ठीक है, व्यतिकरण। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये टॉपिक यूनिट फर्स्ट में भी हैं, आगे भी हैं। देखिए, कलर इन थिन फिल्म, जो साबुन का बुलबुला होता है, जैसी वो सनलाइट के संपर्क में आता है तो उसमें कलर अपीयर होते हैं, वो कहलाता है पतली फिल्म में रंग, कलर इन थिन फिल्म, ठीक है। न्यूटन्स रिंग, ये भी हमारे सिलेबस में है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये दोनों एपरेटस हैं जो हम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत की, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करने के लिए ये दोनों एपरेटस काम में लिए जाते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। जो हमारे आगे जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें सारे टॉपिक आपको मिलते हुए जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। देखिए बेटा, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट को समझकर उसके बेस पर जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, अगर ये सॉल्व नहीं होती हैं तो वो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। हमें अपने कॉन्सेप्ट को समझकर उसको प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करना है ये हमको यहाँ देखना है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ाया है, ठीक है। जैसे ही मैं कॉन्सेप्ट को पढ़ा दूंगा तो उसके बेस पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी सॉल्व करनी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की
दैत्य प्रकृति के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? यानी कि लाइट की जो ड्यूअल नेचर है उसके बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था? न्यूटन, आइंस्टीन, मैक्स प्लांक या डी ब्रॉगली। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको भी हम पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं ये एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखेंगे। ये एसएससी 2016 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि मिलती है? ठीक है, विवर्तन की घटना से, व्यतिकरण की घटना से, ध्रुवण की घटना से या प्रकाश के परावर्तन की घटना से। ये भी हम सॉल्व करेंगे। ये रेलवे में 2008 में आया हुआ है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? गैलीलियो, न्यूटन, रीमर, माइकलसन। ठीक है, इसको भी देखेंगे किसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया वेलोसिटी ऑफ लाइट का। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। देखिए ये लोको पायलट एग्जाम्स है 2016 में, और ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में भी रिपीट होता है। हीरे में, निर्वात में है, पानी में, कांच में। नेक्स्ट, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के ध्रुवण के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। एक हीरे को काटने पर हीरा क्यों झिलमिल करते हुए जगमगाता है? ठीक है, ये यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में। इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश का वेग है 9 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁻14 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये एसएससी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का वेग क्या है। ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई आपतित किरण लंबवत आपतित होती है तो वह कितने डिग्री पर परावर्तित होगी? ये रीट 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग के प्रकाश की होती है? लाल, बैगनी, नीला, हरा। ठीक है, ये भी रीट 2019 में ये क्वेश्चन आया है। रीट 2019 में स्नेल का नियम है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना है उसको समझाने के लिए स्नेल वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दिया। क्या है? अपवर्तन कोण की जा तथा आपतन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। जा मतलब साइनोसोडल। ठीक है, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा समान होती है। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इनको हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, कब सॉल्व करेंगे? जब हम इसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लर्न कर लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले बात आती है कि प्रकाश के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, कि जो प्रकाश का डेली लाइफ में क्या यूज होता है। ज़रा हम देखें कि प्रकाश का डेली लाइफ में यूज प्रकाश संश्लेषण, सौर ऊर्जा और सिग्नल सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, सौर ऊर्जा और सिग्नल सिस्टम में लाइट का यूज होता है डेली लाइफ में। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए प्रकाश संश्लेषण। ये एक पौधा है। ये पौधा ज़मीन से यानी अर्थ से पानी ले रहा है। ये पौधे की पत्तियां हैं। ठीक है, इन पत्तियों पर क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये पौधा इस ज़मीन से क्या ले रहा है, वाटर ले रहा है, और इनकी पत्तियों पर क्लोरोफिल होता है और वायुमंडल से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं। ठीक है, क्या ग्रहण कर रही हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण कर रही हैं। ठीक, अब इन तीनों जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, इन तीनों पर जैसी प्रकाश आपतित होता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। तो देखिए जब इन तीनों पर सनलाइट आपतित होता है यानी सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तब ये ग्लूकोज में, ठीक है, यानी और शुगर, ग्लूकोज शुगर और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं, बाहर एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, इस कारण जो लाइट एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो पौधे हैं वो अपना भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। अब आपको ये पता लग गया कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, दूसरा है आप देख रहे हैं ये कहलाता है सौर ऊर्जा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये डायग्राम, ये एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का ये सरफेस है। ठीक है, और इस सरफेस पर सनलाइट, ये जो सनलाइट इस सरफेस पर क्या हो रही है बेटा, आपतित हो रही है, यानी कि इंसिडेंट हो रही है। ठीक, क्या होगा कि जैसे ही सनलाइट इस सिलिकॉन सेमीकंडक्टर पर इंसिडेंट होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे जो आगे की ओर गति करेंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण धारा प्रवाहित होती है, वो कहलाती है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, और ये इलेक्ट्रिक करंट हम जो घरेलू एपेटस हैं उनके लिए काम में लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया जो सौर ऊर्जा है वो क्या है कि जो लाइट एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और ये एक प्रकार से फोटोवोल्टाइक सेल होता है। कौन सा? फोटोवोल्टाइक सेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट सिग्नल सिस्टम। आप देख रहे हैं ये सिग्नल सिस्टम है। आपने देखा होगा कि रोड पर ऐसे ये एक सिग्नल लगे रहते हैं जिनका वर्क क्या होता है, इनको ट्रैफिक सिग्नल बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं एक रेड कलर का सिग्नल होता है, एक ग्रीन कलर का सिग्नल होता है और एक येलो कलर का सिग्नल होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सिग्नल हैं ये लाइट ही तो हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा उसमें विजुअल रीजन होता है, उस विजुअल रीजन को हम बोलते हैं विबग्योर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका येलो, ये रेड और ये आपका ग्रीन। क्लियर? ये हमारे कहलाते हैं विजुअल सिग्नल। ठीक है, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं इनका क्या मीन्स होता है। येलो का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी
स्टार्ट रखिए जाने के लिए, रेड का मतलब है आप रुकिए, और ग्रीन का मतलब है कि सिग्नल आपको मिल गया और आप आगे निकलिए। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन में, क्योंकि मोबाइल कम्युनिकेशन में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, जिसको मैं आगे और डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये आपकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, यही हमारी क्या होती हैं, सिग्नल होती हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये टावर आप देख रहे हैं, ये कहलाते हैं मोबाइल टावर। ठीक है, इन मोबाइल टावर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकलती हैं और हमारे मोबाइल पर क्या होती है बेटा, इंसिडेंट होती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कैसे इंसिडेंट हो रही हैं। तो आप देखिए, आप देख रहे हैं ये मोबाइल है। ठीक है, अब आप कहोगे सर इस मोबाइल से मैं दूसरे को फ़ोन मिलाता हूं, या दूसरे व्यक्ति का जो फ़ोन आता है मैं इसको रिसीव कर लेता हूं। कैसे रिसीव करता हूं और कैसे मैं दूसरे व्यक्ति को अपना सिग्नल भेजता हूं, बात करता हूं। देखिए, इस मोबाइल के अंदर एक एंटीना होता है, वो कहलाता है आपका माइक्रो स्ट्रिप एंटीना। मोबाइल के अंदर एक एंटीना होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा माइक्रो स्ट्रिप एंटीना होता है। ठीक है, ये एंटीना रिसीवर और ट्रांसमीटर का वर्क करता है। ठीक, तो टावर से, मोबाइल टावर से जो सिग्नल आ रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, ये एंटीना उसको रिसीव भी करता है और ट्रांसमिटेड करता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें लाइट ही तो है। बोलिए, तो बताइए, लाइट का ये एग्जाम्पल है नहीं जिसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये भी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कि डेली लाइफ में जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, तो आपको ये सब क्लियर पता लग गया बेटा। चलते हैं आगे। सबसे पहली बात आती है कि लाइट क्या है। ठीक है, लाइट, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। कैसे दिखाई दे रहा हूँ? क्योंकि ये एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट मेरे ऊपर आपतित हो रही है, तो मैं वस्तु हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और मुझसे परावर्तित होकर आपकी रेटिना पर वो आपतित हो रही है। ठीक है, और जो रेटिना पर लाइट आपतित होती है वो इस सरल रेखा में होती है, ये सीधी किरण के रूप में होती है। ठीक है, जब आप ही रेटिना पर लाइट आपतित होगी तो आपको एक प्रकार का संवेदना, एक सेंसेशन महसूस होगा, जिससे कि आपको मेरी जो प्रतिबिंब है, मेरी जो इमेज है, वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, अगर लाइट नहीं होती क्या आपको मैं दिखाई देता? नहीं दिखाई देता। क्या आपको ये बोर्ड में जो पिक्चर बन रही है आपको दिखाई देती? नहीं देती। ठीक, तो लाइट क्या है? लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे कहा ऊर्जा? एक डेली एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आप धूप में खड़े हो जाइए, सनलाइट आपके ऊपर आ रही है, आप 2 घंटे बाद कहते हैं आप पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो लाइट आ रही है वो एनर्जी फॉर्म में है, और एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, रूपांतरित होती है। ठीक है, तो सन से जो लाइट आप ले रहे हैं, ठीक है, वो एनर्जी के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट? तो आप समझ गए कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट के बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। चलिए हम इस डायग्राम को देखते हैं। आप देख रहे हैं ये सन है। ठीक है, इस सन से लाइट सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पर आ रही है, और ये ऑब्जेक्ट है हमारा। जब लाइट, सन से लाइट इस ऑब्जेक्ट पर आएगी तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर हमारी जो आई है, ठीक है, हमारी जो आई मतलब उस रेटिना है, उसमें एक प्रकार की संवेदना, सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण
ये वस्तु हमको दिखाई देती है। पहली कंडीशन क्लियर, ठीक। दूसरी कंडीशन ये है कि लाइट डायरेक्ट हमारी आई यानी कि हमारी रेटिना पर सेंसेशन प्रोड्यूस कर सकती है, जिससे कि हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे सकता है। तो आप देख रहे हैं इस डायग्राम में दो मेथड हैं। पहला कि सन से लाइट आई ऑब्जेक्ट पर आपतित होती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना पर एक संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो हमको दिखाई देता है। दूसरा, सन से जो लाइट आ रही है ये डायरेक्ट हमारी रेटिना पर एक संवेदना उत्पन्न कर रही है, जिसके कारण हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो दो मेथड हो गए, या तो लाइट सीधी आपकी रेटिना पर संवेदना उत्पन्न करे या किसी वस्तु से परावर्तित होकर आपकी रेटिना पर संवेदना उत्पन्न करे, ठीक है, तब हमको वस्तु दिखाई देती है। चलो, जो मैंने ये डायग्राम समझाया है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख के रेटिना को क्या करता है, उत्तेजित करता है और वह वस्तु दिखाई देती है। क्लियर? और वह वस्तु हमको दिखाई देती है, ठीक है बेटा। अब आता है ऑप्टिक्स। हम जो प्रकाश की पढ़ रहे हैं उसके कई पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो ऑप्टिक्स है जिसको हम बोल रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, और ये है रे या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं तरंग प्रकाश की, किरण प्रकाश की, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे कहा कि लाइट एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को संचरण होने के लिए, ठीक है, उस ऊर्जा को संचरण होने के लिए कैसे, जैसे कि मान के चलिए कि ऊर्जा का संचरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक तरंग के रूप में होता है, तो वो कहलाती है आपकी वेव ऑप्टिक्स। अगर ऊर्जा का संचरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा में होता है, वो कहलाती है किरण प्रकाश की या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्लियर? ठीक। अब आता है यहाँ क्वांटम ऑप्टिक्स, तीसरा क्वांटम ऑप्टिक्स और मॉडर्न ऑप्टिक्स, ठीक, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम लेजर, होलोग्राफी और ऑप्टिकल फाइबर ये पढ़ते हैं, ठीक। वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन यानी कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। किरण प्रकाश की ये क्लास 12th में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगला जो वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं समतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस और इनकी सारी जो कंडीशन है, इमेज कहाँ कहाँ बनती है, वो मैं लेके आऊँगा इसका सेकंड वीडियो, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें, तो आप ध्यान से इनको समझना, ठीक है। और क्वांटम ऑप्टिक्स ये हमारे आगे जो वीडियो लेक्चर आएंगे उसमें ये हमारे कोर्स में भी है और ये हमारे कंपटीशन में भी आते हैं, लेजर, होलोग्राफी, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। सेकंड डिफरेंस बिटवीन वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स, और क्या डिफरेंस हो सकता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। पहले तो आपने कहा कि जो वेव ऑप्टिक्स है जिसमें ऊर्जा का जो प्रोपोगेशन है, जो संचरण है, वो एक तरंग के रूप में होता है, और इसमें आपने कहा कि ऊर्जा का संचरण एक सरल रेखा के रूप में होता है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन सर कोई बेसिक डेफिनेशन और बताइए जो इन दोनों को डिफरेंस कर दे। देखिए, वेव ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि द्वारक का आकार या ऑब्जेक्ट का साइज, उस पर आपतित होने वाली तरंग दैर्घ्य की कोटि के बराबर होना चाहिए। क्या कहा कि जो द्वारक या ऑब्जेक्ट, उसका साइज यानी उसका आकार
उस पर आपतित होने वाली प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि के बराबर होता है, उसको हम वेव ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ठीक। सेकंड कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है उस पर आपतित होने वाली प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि से अगर अधिक होता है तो वो कहलाती है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये सेकंड जो अंतर था दोनों के बीच में, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रकाश का प्रकृति के लिए वैज्ञानिकों के रिव्यू। कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने लाइट के बारे में अपने अपने रिव्यू दिए, विचार बताया। सबसे पहले हम ले रहे हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। ये न्यूटन है, आपको दिख रहा है बेटा। न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश है वो विभिन्न कणों के आकार से बना है, यानी कि जो प्रकाश है वो विभिन्न कणों के आकार से बना है, यानी कि प्रकाश जो है उसमें छोटे कण भी हैं, साइज वाले कण, और बड़े साइज वाले कण भी हैं। तो प्रकाश विभिन्न साइज वाले, ठीक है, विभिन्न साइज वाले कणों से मिलकर बना है। जो छोटे साइज वाले कण होते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, और जो बड़े साइज वाले कण होते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। ठीक है, और ये जो प्रकाश कणों के बना हुआ है, ये जो प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है, ये सीधी सरल रेखा में गमन करता है और किसी भी सतह से ये परावर्तित और अपवर्तित होता है। यानी कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत ये बताता है कि प्रकाश कई कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें छोटे आकार वाले भी कण होते हैं, बड़े आकार वाले भी कण होते हैं। बड़े आकार वाले कण जो हैं उनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, छोटे आकार वाले कण जिनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। और ये प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है जो किसी भी सतह से परावर्तित और अपवर्तित होता है। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत प्रकाश के परावर्तन की घटना को और प्रकाश के अपवर्तन की घटना को समझाता है। लेकिन जो प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश का ध्रुवण, उनकी घटना को समझाने में असफल रहा, इसलिए ये फेल हो गया। ठीक। हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन ने बताया कि जो यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग हैं, ध्यान से समझिए, हाइगेन ने कहा कि यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगें जिनको संचरण होने के लिए, प्रोपगेशन होने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ठीक है, यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगें वह तरंगें होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं, वो कहलाती है आपकी यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगें। हाइगेन ने ये बताया कि यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंगों को संचरण होने के लिए, प्रोपगेशन होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है। वो माध्यम ईथर है। जो माध्यम लिया था वो माध्यम ईथर है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ठीक है, लेकिन हाइगेन का तरंग सिद्धांत प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन को समझा पाया, लेकिन प्रकाश के ध्रुवण की जो घटना होती है उसको ये नहीं समझा पाया। क्यों नहीं समझा पाया? क्योंकि हाइगेन ने जो प्रकाश तरंग ली थी उसको यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग माना। ठीक है, इसलिए ये फेल हो गया। ठीक, किसकी घटना को समझाने के लिए फेल हुआ? प्रकाश के ध्रुवण की घटना को। तीसरा वैज्ञानिक है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल ने कहा कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और जो कि संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में भी
गमन करती हैं। अब ये क्लियर पता लग गया कि मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बना होता है, ठीक है, जो कि अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें नहीं होती। अनुप्रस्थ तरंगें मतलब कि माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ऐसी तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें, इसलिए ये प्रकाश के ध्रुवण की घटना को समझा पाया। क्लियर? नेक्स्ट, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, देखिए, प्लैंक ने बताया कि जो ब्लैक बॉडी होती है उससे जो रेडिएशन इमिट होता है, उससे जो विकिरण उत्सर्जित होता है, वो विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। जो फोटोन की ऊर्जा होती है वो E बराबर h म्यू होती है, जहाँ h प्लैंक नियतांक और म्यू कहलाता है फोटोन की आवृत्ति। ठीक है, तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत यह बताता है कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होता है, उत्सर्जित होता है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। उस फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर h म्यू। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट ले रहे हैं वो है डी ब्रॉगली साइंटिस्ट, यानी डी ब्रॉगली वैज्ञानिक। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ड्वेल नेचर को बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लाइट यानी एनर्जी ये ड्वेल नेचर होती है, क्यों कि जो लाइट की एनर्जी है उसको हम वेव फॉर्म में भी लेते हैं, और उस लाइट की जो एनर्जी है उसको हम पार्टिकल फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब लाइट में दैत्य प्रकृति यानी कि ड्वेल नेचर होती है, तो मैटर में भी ड्वेल नेचर होनी चाहिए। क्यों? उसने बताया एवरी मैटर, मैटर मतलब द्रव्य, समझो बेटा, एवरी मैटर, जैसे हम बात करें द्रव, गैस और ठोस, ये कहलाता है मैटर। एवरी मैटर कंपोज बाय द एटम। ठीक है, यानी कि द्रव, गैस और ठोस ये जो हैं ये अणु या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एवरी मैटर कंपोज बाय द एटम। ठीक है, तो ये तीनों द्रव, गैस और ठोस परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु जो होता है वो एक प्रकार का कण होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस मैटर की एक नेचर कौन सी हो गई बेटा? पार्टिकल नेचर। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल नेचर है, ठीक है, किससे बना होता है? परमाणु से बना होता है। और परमाणु में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, दूसरा, अब ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब गतिशील होते हैं तो इनके साथ एक तरंग व्यवहार जुड़ा रहता है, उसको हम बोलते हैं सहचारी तरंगें या डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, या इसको बोलते हैं मैटर वेव। ठीक है, तो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि जिस प्रकार लाइट ड्वेल नेचर को एक्सप्लेन करती है, ठीक उसी प्रकार मैटर में भी ड्वेल नेचर होता है। पहला, एवरी मैटर कंपोज बाय द एटम्स, क्लियर, और एटम जो होता है वो पार्टिकल नेचर होता है। नंबर 1, अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके साथ वेव नेचर जुड़ी हुई रहती है। उस वेव नेचर को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसका मान होता है लैम्डा बराबर h/p। p कहलाता है उस गतिशील कण का संवेग, और उसके साथ जो तरंग जुड़ी रहती है उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा, जिसको हम मैटर वेव यानी द्रव्य तरंगें, सहचारी तरंगें, ठीक है, बोलते हैं। और h जो होता है ये प्लैंक नियतांक होता है। तो डी ब्रॉगली साइंटिस्ट ने मैटर को ड्वेल नेचर के आधार पर एक्सप्लेन किया था,
जो कि एक सैद्धांतिक परिकल्पना थी, प्रायोगिक परिकल्पना नहीं थी। और इसकी जो प्रायोगिक परिकल्पना है वो डेविसन जर्मर साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं कि जो मैंने अभी पढ़ाया कि वैज्ञानिकों ने जो प्रकाश के बारे में अपने जो व्यू दिए थे उनके बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। पहला, कणिका सिद्धांत द्वारा प्रकाश की कौन सी घटना हम स्पष्ट की जा सकती है। सोचिए, कणिका का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था और न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश कई कणों से मिलकर बना होता है और ये जो प्रकाश है ये सीधी सरल रेखा में गमन करता है और किसी भी पृष्ठ से ये परावर्तित और अपवर्तित होता है। जो प्रकाश अपवर्तित होता है सरफेस से वो अपवर्तन की घटना को बताता है और जो प्रकाश उस सरफेस से परावर्तित होता है ये परावर्तन की घटना को बताता है, ठीक है। अब बताइए, क्या न्यूटन ने प्रकाश के व्यतिकरण को समझाया? नहीं। ध्रुवण को समझाया? नहीं। विवर्तन को समझाया? नहीं, बल्कि अपवर्तन की घटना को समझाया। तो हमारा राइट आंसर ए होगा, ठीक है बेटा। चलें आगे। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं, ध्यान रखना, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स ये क्लासिकल फिजिक्स में आती है। क्वांटम फिजिक्स में फोटोन का कंसेप्ट आता है। देखिए, क्या हम प्रकाश के व्यतिकरण को क्वांटम सिद्धांत के द्वारा बताएंगे? नो, क्योंकि प्रकाश का जो व्यतिकरण है उसमें लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर है, ठीक। इसी प्रकार प्रकाश के विवर्तन की जो घटना होती है उसमें जो लाइट की जो नेचर है वो तरंग नेचर है, यानी वेव नेचर है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है बेटा। तीसरा, ध्रुवण, इसमें भी लाइट की जो नेचर है, यानी कि जो लाइट की नेचर है वो वेव नेचर है, इसलिए ये भी घटना नहीं होगी, ठीक है बेटा। तो राइट आंसर आपको पता लग रहा है कि जो ब्लैक बॉडी है, ठीक है, जिसको हम कृष्णिका पिंड बोलते हैं, ब्लैक बॉडीज के विकिरण का वर्णक्रम, मैंने अभी कहा कि जो ब्लैक बॉडी है उससे जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उस विकिरण में ऊर्जा के कई छोटे छोटे पैकेट के रूप में उत्सर्जित होता है, यानी कि ब्लैक बॉडी से जो विकिरण उत्सर्जित हो रहा है, ठीक है, वह विकिरण ऊर्जा के कई छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, ठीक है बेटा। तो हमारा राइट आंसर होगा वो ये होगा सी। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया बेटा? मैं बताया ना, मैक्स प्लांक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा, ठीक। अब आप देख रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है। नेक्स्ट, कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश में विभिन्न वर्णी का कारण है। ये CPMT मेडिकल कोर्स के लिए एक एग्जाम्स होता है, 1975 में ये क्वेश्चन आया है। देखिए, कणिका सिद्धांत के आधार पर अब हम प्रकाश को कणिका के रूप में, यानी प्रकाश को कण के रूप में छोटे छोटे आकार और बड़े बड़े आकार के रूप में जो माना वो किसने माना? न्यूटन ने। तो बताइए कि क्या न्यूटन के अनुसार हमने प्रकाश के विवर्तन की घटना को समझा पाए? नहीं। प्रकाश से विवर्तन की घटना को समझा पाए? नहीं, ठीक है। क्या प्रकाश से ध्रुवण की घटना को समझा पाए? नहीं। केवल हम प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की घटना को समझाया। अब एक क्वेश्चन को एक बार पढ़ो कि कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश में विभिन्न वर्णी मतलब रंग का कारण है। मैंने बताया कि न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश है वो कई कणों से मिलकर बना होता है, उसमें छोटे आकार वाले भी कण होते हैं और बड़े आकार वाले भी कण होते हैं। जो छोटे आकार वाले कण होते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है और जो बड़े आकार वाले कण होते हैं उनकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है। तो बताइए, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगें? नो, ठीक है। कणिकाओं के मध्य अलग अलग आकर्षण का बल? नो, ये भी नहीं, ठीक है। कणिकाओं की विभिन्न साइज, मैंने कहा
कणिकाओं की विभिन्न साइज जो बताते हैं कलर, ठीक है, कोई डाउट, रंग को बताते हैं, ठीक है, तरंग और रंग बताएंगे तो उनकी तरंग दैर्घ्य भी होगी, ठीक है। उपरोक्त इनमें से कोई नहीं, आप जानते हैं ये भी नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, ठीक है। चलिए अब हम लेते हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए ये दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है और आपतन के बाद यहाँ से परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि दर्पण की सतह पर जब प्रकाश आपतित होता है और उस सतह से परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप देख रहे हैं ये इस समतल दर्पण पर एक अभिलंब है, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ये आपतन कोण, परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ये कहलाता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को थीटा आई से बताया है और परावर्तन कोण को थीटा आर से बताया है। और हम जानते हैं कि जो किरण वापस उसी माध्यम में लौटती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। जो किरण समतल दर्पण पर आपतित हो रही है उसको हम आपतित किरण बोलते हैं। तो आपतित किरण का वेग और परावर्तित किरण का वेग बराबर होगा, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना कि बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि परावर्तन का नियम ये कहता है यदि प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में अगर लौटती है, नीचे दर्पण है और उसी माध्यम में लौटती है, तो इन दोनों का वेग क्या होगा, बराबर होगा। नंबर 1, इन दोनों का जो कोण है आपतन कोण और परावर्तन कोण ये भी बराबर होगा। तो परावर्तन का एक नियम आता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, इसी को हम बोलते हैं परावर्तन का नियम। अगर यहाँ माध्यम चेंज होता तो क्या होता कि प्रकाश की किरण जो परावर्तित होकर आएगी माध्यम चेंज होने से उसकी तीव्रता में अंतर होता, लेकिन हमने यहाँ केवल दर्पण लिया है, ठीक है बेटा। एक चीज याद रखना कि प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट रही है तो उसके वेग में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? जितना आपतित किरण का वेग होगा उतना ही परावर्तित किरण का वेग होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो मैंने अभी बोला आपको एक बार बता दूं, प्रकाश की किरण किसी दर्पण की सतह से परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस आती है तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? अब प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब है अब आपने माध्यम चेंज कर दिया, ठीक है। ये पहले तो माध्यम एक ही था, कौन सा माध्यम था, वायु, ठीक है, ठीक। तब वो प्रकाश के वेग में, परावर्तित प्रकाश के वेग में और आपतित प्रकाश के वेग में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर माध्यम चेंज कर देते हैं तो प्रकाश का वेग चेंज हो जाएगा। तो आप समझ गए कि प्रकाश का वेग कब चेंज होता है, जब माध्यम चेंज होता है। तो सबसे पहले ले रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश किरण हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, यानी कि प्रकाश किरण का जो पथ होता है वो सरल रेखीय होता है। यदि प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है तब प्रकाश किरण का अपने मार्ग से, अपने पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये कब होता है, जब माध्यम बदलता है। यानी कि जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मार्ग, पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, पहली कंडीशन ले रहे हैं, जब प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश का वेग कम हो जाता है। उसी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन उसकी आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता। तो हम इसे डायग्राम से देखें। ये आपकी आपतित किरण है, ठीक है, ये आपकी अपवर्तित किरण है। ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाती है बाउंड्री, जो कि दो माध्यम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ठीक है, एक माध्यम आपका ऊपर है, जिसको मैंने कहा ये जो ऊपर वाला माध्यम है वो विरल माध्यम, ठीक है बेटा, और नीचे वाला जो माध्यम है ये वाला, ये सघन माध्यम है। ठीक है, ठीक। विरल माध्यम जिसमें घनत्व जो होता है माध्यम का वो कम होता है, और सघन माध्यम जिसमें माध्यम का घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होती है, नंबर 1। दूसरा कि इस माध्यम का अपवर्तनांक इस माध्यम की तुलना में इस माध्यम का अपवर्तनांक इस माध्यम की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए ये सघन माध्यम और ये ऊपर वाला जो माध्यम होता है वो विरल माध्यम कहलाता है। ठीक, अब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है, देखो इसका ये पथ है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किसकी ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि इसका पथ ये होना चाहिए ना बेटा, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, ये जो प्रकाश है जो कि इस पृष्ठ पर आपतित हो रहा है, इसको हम बोलते हैं आपतित प्रकाश। ठीक है, और जो माध्यम की सतह से अपने मार्ग से अपने पथ से विचलित होकर जो दूसरे माध्यम में जाती है, ये वाली प्रकाश की किरण अपवर्तित किरण बोलते हैं, या इसको पारगमिक किरण भी बोल सकते हैं। अपवर्तित या पारगमिक किरण भी बोल सकते हैं। ये अभिलंब है। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो अपना आपतन कोण होता है, और अपवर्तित किरण अभिलंब से साथ जो कोण बनाती है वो हमारा अपवर्तन कोण होता है। तो आपको पता लग गया कि आपतन कोण क्या है। आपतन कोण जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट वो है हमारा थीटा आई, और अपवर्तन कोण, ठीक है बेटा, और जो अपवर्तन कोण है ये हमारा है थीटा आर। इस अपवर्तन की घटना को समझाने के लिए एक स्नेल साइंटिस्ट ने अपना एक नियम दिया। जैसे परावर्तन की घटना को हमने परावर्तन के नियम से समझाया, इसी प्रकार अपवर्तन की घटना को हम एक नियम के द्वारा बताते हैं। वो नियम ये कहता है कि अपवर्तनांक बराबर होता है कि आपतन कोण का जा और अपवर्तन कोण का जा का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है। इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो आप पता लग गया क्या नियम है कि आपतन कोण का साइन, अपवर्तन कोण का साइन, इनका अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। और जो नियतांक होता है ये अपवर्तनांक कहलाता है, जिसको इस सिंबल से बताते हैं। म्यू एक सिंबल होता है, म्यू, जिसको हम इसके बताते हैं। ठीक है, याद रखना ये कंसेप्ट। ठीक, अब माध्यम चेंज कर दिया। अब क्या ले रहे हैं, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रोपगेट करती है, गमन करती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो ये प्रकाश की किरण का पथ हो गया। ठीक है, तो अपने पथ से ये क्या हो गई, विचलित हो गई। लेकिन कहाँ विचलित हो रही है, अभिलंब से दूर। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो प्रकाश की किरण है ये वाली, ये आपकी कौन सी किरण कहलाएगी, अपवर्तित किरण। ठीक है, जिसको हम पारगमिक किरण भी बोलते हैं। ठीक, ये जो है एंगल, ये विचलन कोण कहलाता है कि जो आपतित प्रकाश की किरण है वो इतने एंगल से अपने पथ से विचलित होती है। इसलिए ये जो डेल्टा एंगल है ये हमारा
या विचलन कोण कहलाता है। ठीक है। और अपवर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है ये हमारा कहलाता है अपवर्तन कोण, और आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो हमारा आपतन कोण। चाहो तो आप इसके आई से बता दो और इसे आर से बता दो, या फिर इसको थीटा आई से भी बता सकते हैं और इसको थीटा आर से भी बता सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप आई लिखो या आर लिखो, या थीटा आई लिखो या थीटा आर लिखो। क्लियर। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो प्रकाश का वेग, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ठीक है, ये बदलती है, लेकिन प्रकाश की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आवृत्ति है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। चलें आगे। देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। देख रहे हैं, अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ता हुआ चला जाता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, इसलिए ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक। अब मैंने अभी प्रकाश का परावर्तन की घटना समझाई, प्रकाश के अपवर्तन की घटना समझाई। अब इसके बेस पर कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है, चर मतलब जो पैरामीटर पर प्रभावित होता है वो कौन सा होता है? तरंगदैर्घ्य बिल्कुल बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती, वेग बदल जाता है, लेकिन इसमें आवृत्ति आ रही है इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, वेग बदल जाता है बिल्कुल सही है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती इसलिए ये नहीं होगा। तरंगदैर्घ्य बदल जाती है बिल्कुल राइट है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती इसलिए ये भी नहीं होगा। यस, तरंगदैर्घ्य भी बदल रही है, वेग भी बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलती, तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। अब देखिए, आईएएस मेंस में, प्रीलिम्स में ये 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखिए, अगर ये टॉपिक मैं आपको नहीं पढ़ाता या मैं नहीं समझाता, क्या ये क्वेश्चन आप कर पाते? नहीं। तो प्रॉब्लम्स तभी होती हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बताइए, हमारा राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन आया है 2018 में, तो क्या होता है? मैंने अभी आपको समझाया, अब आप माइंड में रखना। ठीक है, आंसर आप खुद ढूंढना। पहले ये देखेंगे चारों ऑप्शन क्लियर क्यों नहीं है। इसकी पहले ये देखो, इसकी चाल बढ़ जाती है, बिल्कुल सघन से विरल में जहाँ चाल बढ़ जाती है, और ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या ये संभव है? अभिलंब से दूर हटती है ना बेटा, इसलिए ये नहीं होगा। इसकी चाल घट जाती है, नहीं घटती, बढ़ती जाती है। कथा ये अभिलंब से दूर हट जाती है, ये तो सही है, लेकिन ये गलत है, तो ये भी नहीं होगा। सी तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। डी देखो, इसकी चाल घट जाती है जबकि बढ़ती है, इसलिए कहता ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी दोनों ही गलत हैं इसमें, तो ये भी नहीं होगा। जरा ए देखो, इसकी चाल बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। कथा ये अभिलंब से दूर हट जाती है, तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा बेटा? ए। तो जरा देखें, राइट आंसर ए है। आइए, इसमें आया है छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया ये। चलें, ये उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। जरा बताओ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है, चेंज नहीं होता? तीव्रता चेंज हो जाती है बिल्कुल, लेकिन वो पूछ रहा है अपरिवर्तित नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। वेग भी परिवर्तित होता है, लेकिन ये आंसर इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तित होती है, लेकिन वो अपरिवर्तित पूछ रहा है, तो बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? आवृत्ति। कौन सा होगा? आवृत्ति। यानी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं, आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को
धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेता है। तो देखिए स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो राइट आंसर जो होगा जरा बताएं, 8.5 मिनट। कितना लेता है? 8.5 मिनट। ठीक है, तो देखिए, तो राइट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। ठीक है, अब आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक एक प्रकार का नियतांक होता है। देखिए, अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण है जो माध्यम में प्रकाश की चाल निर्धारित करता है। क्या मतलब कि अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो उस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी वो कम होगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो देखिए कि अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल को निर्धारित करता है। ठीक है, ये एक अदिश और विमानहीन राशि है। इसकी कोई विमान नहीं होती, इसलिए ये विमानहीन और अदिश राशि है। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जरा हम देखें निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में, ध्यान रखना अपारदर्शी नहीं, पारदर्शी माध्यम, तभी तो अपवर्तन होगा। ठीक है, तभी तो स्नेल का नियम आएगा। जब प्रकाश वायु से किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तब वायु के सापेक्ष, इस लाइन को ध्यान से देखना, तब वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जब प्रकाश की किरण वायु से किसी अन्य माध्यम में जाती है तो अन्य माध्यम का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। यानी कि आपको एक माध्यम को वायु लेना है, उसके अलावा कोई सा भी माध्यम हो। ठीक है, जब प्रकाश की किरण वायु से किसी अन्य माध्यम में जाती है तो अन्य माध्यम का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसी को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? अपवर्तनांक को म्यू से बताते हैं, बराबर सी बाई बी। सी प्रकाश की चाल, ठीक है, वायु में, और बी कहलाती है माध्यम में प्रकाश की चाल। बी क्या कहलाती है? माध्यम में प्रकाश की चाल, और सी कहलाती है वायु में प्रकाश की चाल, और इनके अनुपात को, ठीक है, हम बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, कोई डाउट? यानी माध्यम की चाल, ठीक है, उस माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, ठीक है, जो निकालते हैं वही कहलाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जैसे कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। कौन सा? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। देखिए, ये गिलास का वायु के सापेक्ष 3/2 कितना होता है? 1.5। ठीक, ये जल का वायु के सापेक्ष 4/3 यानी कि 1.33, और हीरे का वायु के सापेक्ष ये जो अपवर्तनांक होता है वो 12/5 यानी कि 2.4। अब आपको ये पता लग गया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, ये है। दूसरा ले रहे हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश माध्यम ए से माध्यम 2 में प्रवेश करता है तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब सुनिए, अब वायु नहीं है, जरूरी नहीं वायु हो, यानी एक माध्यम आपने देखो, ये पारदर्शी सतह है, ये अभिलंब है, यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, और ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है क्योंकि ये विरल से सघन माध्यम में जा रही है। ठीक है, समझो बेटा। ठीक, ये विरल माध्यम में प्रकाश की चाल को v1 और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल
मैंने B2 ले ली। ठीक, जब प्रकाश की किरण, इसको माध्यम 1 कह दूं और इसको माध्यम 2 कह दूं। ठीक, जब प्रकाश की चाल, या हम लोग कहें जब प्रकाश, रिपीट, अब हम आपसे कहें कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक में यही अंतर है कि निरपेक्ष में तो एक माध्यम आपका वायु था, तो अन्य माध्यम का वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक निकालते थे वो निरपेक्ष था। यहाँ वायु नहीं है, यहाँ वायु के अलावा कोई भी माध्यम हो सकता है। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक निकाला जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल B1, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल B2। आप जानते हैं माध्यम बदलने से प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य, ठीक है, बदल जाती है। ठीक है, देखिए, तो प्रकाश की किरण माध्यम A से माध्यम 2 ऐसे लिखते हैं, प्रकाश की चाल माध्यम A से माध्यम 2 में जा रही है, इजिकल टू μ2 बाई μ1, यानी कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यही कहलाता है सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, B1 बाई B2। बता सकते हैं B1 बाई B2 कैसे आया सर, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, इसको μ1 ले लो, μ1 बराबर C बाई B1। ठीक है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक μ2 बराबर C बाई B2, डिवाइड कर दो, μ2 बाई μ1 इजिकल टू कितना आएगा, B1 बाई B2। बोलो, क्या हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। B1 तथा B2 माध्यम 1, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, अब इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं। किसी पदार्थ में एक प्रकाश की आवृत्ति कितनी दे रखी है, 4 × 10⁻14 हर्ज, हर्ज आवृत्ति का मात्रक होता है, तथा तरंगदैर्घ्य 5 × 10⁻⁻7 मीटर है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी म्यू निकालना है। ठीक है, देखो म्यू बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, ठीक है, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो B बराबर होता है म्यू लैम्डा, यानी कि प्रकाश की चाल बराबर होती है प्रकाश की आवृत्ति और उसकी तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होती है। तो B को आपने लिखा, B बराबर हो गया म्यू लैम्डा। ठीक है, तो वायु में प्रकाश की जो चाल है वो है 3 × 10⁸ बाई म्यू आवृत्ति दे रखी है 4 × 10⁻14 इंटू तरंगदैर्घ्य कितना दे रखा है 5 × 10⁻⁻7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपवर्तनांक की जो वैल्यू आएगी वो 1.5 आएगी। क्लियर, लेकिन कोई मात्रक नहीं आएगा क्योंकि ये विमाहीन और मात्रकहीन और अदिश राशि है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा आएगा, A। क्लियर। नेक्स्ट, हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है, 2 है। हीरे में प्रकाश का वेग, ठीक है, होगा, अपवर्तनांक दे रखा है और पूछ रहा है हीरे में प्रकाश का वेग सेंटीमीटर/सेकंड होगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला वही कि म्यू बराबर होता है C/B। B कहलाता है हीरे में प्रकाश की चाल जो हमको निकालनी है, तो B बराबर हो गया C/μ। ठीक है, C प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ और म्यू हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है। ये वैल्यू आपने पुट की तो इसका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट किया तो 1.5 × 10⁻10 सेंटीमीटर। तो बताइए हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा होगा, D। क्या A होगा, नहीं। B होगा, नहीं। C होगा, नहीं। राइट आंसर D होगा।
ठीक है बेटा, क्लियर। अब आता है प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण, कि प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण देखिए। पानी से भरे किसी बर्तन की तली, तली मतलब पेंदा में पड़ा कॉइन वास्तविक स्थान से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है जरा देखें। ये एक बीकर है, यहाँ ये कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, अब इस कॉइन से दो प्रकाश किरण निकल रही हैं। ये कॉइन एक प्रकार से ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहलाएगी। अब इस कॉइन से दो किरण निकल रही है, एक को सीधी लंबवत जा रही है, यानी कि ये किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है, लेकिन लंबवत आपतिक हो रही है, तो यहाँ से लंबवत अपवर्तिक होगी। ठीक है, ये किरण 1। दूसरी किरण जो कि सघन से विरल की ओर जा रही है, जो कि अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक है, तो ये किरण होगी अपवर्तिक किरण। ठीक, अब अपवर्तिक किरण को मैंने पीछे बढ़ाया। ठीक है, कौन से बिंदु पर मिलती है? O डैश। तो जब मैं इस अपवर्तिक किरण को पीछे बढ़ाता हूं, जो कि बिंदु O डैश पर मिलती है, तो मेरा जो कॉइन है वो O पे ना होकर O डैश पर दिखाई देता है। ठीक है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपने इस अपवर्तिक किरण को, जो आपने अपवर्तन की घटना के द्वारा यहाँ प्राप्त किया, उसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये O डैश पर मिलती है। ठीक है, इसीलिए ये कॉइन O पे ना होकर O डैश पर दिखाई देता है। ठीक, अगर मान लीजिए इस बीकर में पानी नहीं है और कॉइन यहाँ रखा हुआ है, तो सतह से पेंदे की जो ऊंचाई है ये कहलाती है आपकी वास्तविक गहराई। जब आप बीकर को पानी से भर देंगे तो कॉइन जो O पर था वो O डैश पर दिखाई देता है, तो सतह से O डैश यहाँ तक की गहराई ये कहलाती है आवासीय गहराई। ठीक है, तो ये वास्तविक गहराई जिसको हम रियल हाइट बोलते हैं, और ये आवासीय गहराई जिसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। ठीक है, आवासीय गहराई। ठीक है, कोई डाउट? और इनका जो अनुपात होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है बेटा, इसलिए कि कॉइन जो होता है वो अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक जो स्थिति है उसके थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तारों का टिमटिमाना, देखिए ये स्टार है और ये अर्थ। आप जानते हैं जो तारा है और जो पृथ्वी है, इनके बीच में बहुत अधिक दूरी होती है। पृथ्वी से तारे की ओर हम देखते हैं तो उसमें कई सारी परत होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि तारे से जो प्रकाश पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो वो वायुमंडल की विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर पृथ्वी पर जब आता है और हमको दिखाई देता है, तो हमको वो कैसा दिखाई देता है? झिलमिलाता हुआ, यानी टिमटिमाता हुआ हमको दिखाई देता है। ठीक है, अगर हम कहें सन क्यों दिखाई नहीं देता? सन जो है वो टिमटिमाता हुआ क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि सन की पृथ्वी से जो दूरी होती है वो कम होती है, जबकि तारे की पृथ्वी से दूरी बहुत अधिक होती है। जितनी अधिक दूरी होगी उतनी ही प्रकाश की किरण वायु की विभिन्न परतों से, ठीक है, यानी वायुमंडल की विभिन्न परतों से अपवर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना पर एक सेंसेशन, एक संवेदना उत्पन्न करेगी, जिसके कारण हमको तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है। क्लियर? पानी में पेंसिल का मुड़ना, आप देख रहे हैं ये वाटर है जो गिलास में भरा हुआ है, इसमें पेंसिल हमने डाली हुई है। हम देख रहे हैं कि पेंसिल हमको मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये भी किसके कारण दिखाई देती है बेटा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, ये कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, पूछ लेता है। अब आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये सघन माध्यम है, ऊपर विरल माध्यम है। ठीक है, विरल माध्यम रेयर मीडियम कहलाता है, सघन माध्यम डेंसर मीडियम कहलाता है। ठीक है, ये कोई वस्तु है। ठीक है, इस वस्तु से प्रकाश की किरण पहले अभिलंब निकलती है, तो इस सतह पर अभिलंब आपतित हो रही है, तो यहाँ से अभिलंब भी अपवर्तित होगी। ध्यान रखना, जब किसी सतह पर प्रकाश अभिलंब आपतित होता है तो अभिलंब भी अपवर्तित होता है। ठीक है, दूसरा, ये प्रकाश की किरण इस सतह पर
किसी कोण से आपतित हो रही है तो ये कहलाता है तिर्यक आपतन। कौन सा? तिर्यक। मैं लिख देता हूं, ये जो आपतन होता है ये कहलाता है आपका तिर्यक आपतन। ठीक। अब आप देखिए, इस वस्तु से जो प्रकाश की किरण इस सतह पर आपतित हो रही है तो किसी कोण से आपतित होगी। ठीक है, ठीक। तो ये किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की हो जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, और यहाँ अपवर्तन की घटना होती है और जिसके लिए स्नेल का नियम आता है म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अगर मैं आपतन कोण को चेंज करता हूं तो अपवर्तन कोण भी चेंज होता है। देखिए, यहाँ आपने आपतन कोण बढ़ा दिया बेटा, यहाँ कम था, यहाँ आपतन कोण बढ़ा दिया। आपतन कोण बढ़ाने से अपवर्तन कोण भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फिर आपने क्या किया? आपतन कोण और बढ़ा दिया और अधिक ले लिया और देखा कि जो अपवर्तन कोण है आर की वैल्यू वो क्या हो गई? 90 हो गई। तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है और अपवर्तित किरण, ये जो अपवर्तित किरण है ये सतह के समांतर हो जाती है, उस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, कौन सा कोण कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। उसके बाद फिर आपने आपतन कोण को और अधिक बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया? कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक ले लिया। देखो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक लेने पर यह अपवर्तित किरण पुनः उसी माध्यम में क्या होती है? परावर्तित होती है। इसी घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से अधिक है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में पूर्णतः परावर्तित होती है। परावर्तित होगी ना बेटा, उसी माध्यम परावर्तित हो गई। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचरण होनी चाहिए। क्लियर? देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो अपवर्तनांक होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण। यानी कि जो अपवर्तनांक होता है ये क्रांतिक कोण के साइन का इनवर्सली होता है। ठीक है बेटा, ये। और आप जानते हैं कि तरंग दैर्घ्य जो होती है ये अपवर्तनांक के, या हम ये कह सकते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्घ्य के कैसा होता है? विक्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, ठीक है, उस माध्यम में तरंग दैर्घ्य जो होती है प्रकाश की वो कम होती है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। अब आप देखिए, ये कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। तो आपने देखा कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अपवर्तनांक के इनवर्सली है। ठीक है, कोई डाउट? और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? देखो, म्यू है ना, इनवर्सली करो उसको तो साइन आई सी, इनवर्सली करने पर साइन आई सी। ठीक है बेटा, क्लियर? अब मैं ऐसा करता हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मेरे पास दो प्रकाश के कलर हैं, एक लाल रंग का प्रकाश है और एक बैगनी रंग का प्रकाश है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा आर और बैगनी रंग के जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य लैम्डा बी है। ठीक है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो रेड कलर का प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग के प्रकाश की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि दोनों प्रकाश यहाँ दे रखा है, एक लाल रंग का प्रकाश है, एक बैंगनी रंग का प्रकाश है, इन दोनों की तुलना करके बताइए कि किस प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिक होगा। ये क्वेश्चन रीट में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, कई कंपटीशन में पूछा जाता है। तो हम जानते हैं कि जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी उसका क्रांतिक कोण अधिक होगा। तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से अधिक होती है, और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका क्रांतिक कोण अधिक होता है। इसीलिए लाल रंग के प्रकाश का क्रांतिक कोण
बैंगनी रंग के प्रकाश की तुलना में अधिक होता है। क्लियर? अब हम चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। सबसे पहले जो मैं उदाहरण ले रहा हूं, ये ले रहा हूं मिराज। ठीक है, मिराज का क्या कंसेप्ट है समझो। जो गर्म प्रदेश होते हैं जैसे डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान, अगर हम राजस्थान की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो लैंड है, ठीक है, वहाँ एयर जो होती है वो वार्म होती है, गर्म होती है। ठीक है, तो ये लैंड है, यहाँ एयर जो होगी वो वार्म होगी। ठीक है, जब एयर वार्म है, ठीक है, गर्म हवा है, तो यहाँ घनत्व जो होगा, डेंसिटी यानी कि घनत्व जो होगा एयर का वो कम होगा। इसलिए ये जो लैंड है ये आपकी विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगी, यानी ये विरल माध्यम बन गया। ठीक है, जैसे जैसे एयर ऊपर जाती है तो इसमें बहुत सारी लेयर बन जाती हैं, इसमें बहुत सारी लेयर बन जाती हैं, और ऊपरी लेयर जहाँ एयर ऊपर जाती है तो वो कूल होती है, उसको बोलते हैं कूल एयर। ठीक है, कोई डाउट? ये कूल एयर, तो यहाँ जो डेंसिटी होगी एयर की बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और टेम्परेचर जो होगा यहाँ वो कम होगा। ठीक है, कूल एयर होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर कम होगा। तो ये वाली जो परत है ऊपर वाला जो टॉप सरफेस है, ये एक प्रकार से सघन माध्यम की तरह कार्य करेगा। ये सघन माध्यम हो गया। ठीक है, टॉप सरफेस, और जो बॉटम सरफेस है ये विरल माध्यम हो गया। ठीक, क्लियर बेटा? ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं पेड़ ले लूं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, और ये सन है। ठीक है, सन से लाइट इस पेड़ पर जाएगी, इस ऑब्जेक्ट पर जाएगी, और यहां से परावर्तित होकर ये इस सतह पर आपतित होगी। ठीक है, यहां अभिलंब मिलेगा। ये पहले कहाँ जा रही है? अब देखिए, ये जो प्रकाश की किरण इस पेड़ से परावर्तित होकर यहाँ आपतित होगी, फिर ये सघन से विरल की हो जाएगी। जब सघन से विरल की हो जाएगी तो इसका पाथ ये है ना बेटा, ओरिजिनल पाथ ये है ना। ठीक, तो ये ओरिजिनल पाथ से क्या होगी, अपने पथ से अभिलंब से दूर हटेगी। ठीक, ऐसे जाएगी, फिर ये इस वाली सतह पर क्या होगी, फिर ये आपतित होगी, सघन से विरल जा रही है, फिर क्या होगा, ये पथ ये है ना, तो ये अपने पथ से क्या हो गई, ये विचलित हो गई, अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सन से जो लाइट आ रही है वो इस पेड़ पर आपतित हो रही है, यहाँ से परावर्तित होकर इस सतह पर आपतित होगी, और जो कि सघन माध्यम है ये सघन से विरल जा रही है, तो अपने मार्ग से ये विचलित हो रही है। ठीक है बेटा, ये एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये व्यक्ति है, ये पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है। अब ये जो किरण है, ये पर्सन है, ये इसकी ह्यूमन आई है। ठीक, तो जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो यहाँ देखिए कि यहाँ इस वाले पॉइंट पर आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण ये प्रकाश की किरण यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण इस मानव की जो आंख है जिसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, उस पर आपतित होगी। अब अच्छी तरह जानते हैं कि जो मानव नेत्र होता है उस पर जो प्रकाश किरण आपतित होती है वो एक सीधी सरल रेखा के रूप में आपतित होती है। तो यहाँ इस पॉइंट पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये जो प्रकाश किरण है जो कि यहाँ से परावर्तित होकर इस व्यक्ति जो पर्सन यहाँ खड़ा है उसके नेत्र पर, उसके रेटिना पर क्या हो रही है बेटा, आपतित हो रही है। और किस प्रकार आपतित होगी, इस सरल रेखा के रूप में आपतित होगी। ये याद रखना कि जो रेटिना है उस पर जो प्रकाश किरण है वो एक सीधी सरल रेखा के रूप में आपतित होती है। तो ऐसा व्यक्ति को महसूस हो रहा है कि ये जो किरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो किरण है वो यहाँ से आ रही है। ठीक है बेटा, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ है। ठीक है, क्लियर। तो इसके लिए इसलिए इस व्यक्ति को जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ ना होकर यहाँ दिखाई देता है। तो एक प्रकार का भ्रम होता है कि उसको यहाँ बादल जो हैं क्लाउड वो यहाँ दिखाई ना देकर यहाँ दिखाई देते हैं और उसे लगता है यहाँ पानी है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण
आपको जो भ्रम पैदा होता है, जो यहाँ पानी जैसी सतह दिखाई देती है जिसको हम मिराज बोलते हैं, ठीक है, ये सब घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। क्लियर बेटा? तो आप ये चीज याद रखोगे, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये है, ये अपवर्ती किरण है, ठीक है, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई क्योंकि सघन से विरल जा रही है, ठीक है। और इस पॉइंट पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ये परावर्ती किरण मानव नेत्र पर सीधी सरल रेखा में आपतित हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि इस मानव को कि ये जो किरण है वो इस वस्तु से आ रही है, जबकि वस्तु यहाँ है। तो ये भ्रम हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, इस कारण हमको पानी की सतह वहां दिखाई देती है। ये कहलाती है मिराज घटना, मिराज, ठीक है। ये देखो व्यक्ति को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो घटना हो रही है, प्रकाश जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से जो प्रकाश किरण जा रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो इमेज है वो यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्लियर रूप में और बता दिया, ठीक है। इससे आपको ये पता लग गया कि जो भ्रम पैदा होता है वो कैसे होता है। ये हॉट एयर है, ये कूल एयर है। मैंने बताया कि हॉट एयर जो बॉटम सरफेस पे होती है वहाँ डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए ये विरल माध्यम हो गया। और जैसे जैसे एयर ऊपर जाती है टेम्परेचर कम होता है, एयर कूल होती है, घनत्व बढ़ जाता है, वो सघन माध्यम होता है। और आपने बताया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए, ठीक है बेटा? क्लियर? इसी को बोलते हैं मिराज। ऑप्टिकल फाइबर में देख रहे हैं, ये देखिए, ये प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हो रही है। इस देखिए इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी जो प्रकाश तरंगों का विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो संचरण होता है ऑप्टिकल फाइबर में, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसमें ये आंतरिक भाग कोर कहलाता है, इसे चारों तरफ जो होता है वो क्लैडिंग कहलाता है, ठीक है बेटा? कोई डाउट? ठीक, ये क्लैडिंग कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, हीरे का देखिए, ये प्रकाशी किरण है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस पॉइंट पर हो रहा है। हीरे में ब्राइटनेस होना वो किस कारण से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो आप देखिए कि हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो 24 डिग्री होता है। तो आपतन कोण का मान इस पॉइंट पर देखो, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण देखिए, ये इस प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये किरण यहाँ क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो आप देख रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे का जो ब्राइटनेस होती है वो हमको दिखाई देती है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन ले लेते हैं। कांच से वायु में प्रवेश करते हुए प्रकाश का किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? ठीक है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो तरंग दैर्घ्य होता है वो होता है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल म्यू, और ये प्रोपोर्शनल होता है साइन, और ये अपना क्रांतिक कोण, ठीक है। तो इसका मतलब जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसका क्रांतिक कोण अधिक होगा, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसका क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। आप देखिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है इसलिए इसका क्रांतिक कोण अधिक होगा, लेकिन वो न्यूनतम पूछ रहा है, ये नहीं होगा। हरा, पीला और बैगनी, इन तीनों में कंपेयर किया जाए तो जो बैगनी रंग का जो प्रकाश होता है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और क्रांतिक कोण सबसे न्यूनतम होगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, बी, सी और ए नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। क्लियर? नेक्स्ट, प्रकाशिक तंतु प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? मैंने बताया ऑप्टिकल फाइबर में जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण होता है ये प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। तो ना तो अपवर्तन के कारण होगा, ना प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होगा, ना ही प्रकाश के दुर्वर्ण के कारण होगा, ठीक है। वो किसके कारण होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। एक माध्यम के लिए क्रांतिक कोण 60 डिग्री है, इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? मैंने आपको एक रिलेशन कराया था कि जो अपवर्तनांक होता है वो बराबर होगा 1/sin ऑफ क्रांतिक कोण, ठीक है। अब आपको क्रांतिक कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री।
आपने यहाँ क्रांतिक कोण की वैल्यू रख दी, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया 1/sin 60 डिग्री, और sin 60 जो होता है वो होता है √3/2, लेकिन ऊपर जाके हो जाएगा 2/√3। तो बताइए राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा, बी, सी और डी नहीं होगा। ठीक है। अब विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जितना मैंने अब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसके बेस पर अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की दैत्य प्रकृति के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? बिल्कुल, कि जो लाइट की जो ड्वेल नेचर होती है वो किस वैज्ञानिक ने आपको बताया? तो आप अच्छी तरह जानते हैं, डी ब्रॉगली ने। ठीक है, कि लाइट की जो दैत्य प्रकृति के बारे में डी ब्रॉगली ने बताया कि जब लाइट में ड्वेल नेचर होती है तो मैटर में भी ड्वेल नेचर होनी चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा? डी। ना तो ए होगा, ना बी होगा और ना सी होगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी। क्लियर। नेक्स्ट, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में बना है जिसको हम फोटोन बोलते हैं। तो राइट आंसर जो होगा डी होगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी। ये आपने देखा कि जो प्रकाश जो होता है वो कई छोटे छोटे कणों के रूप में बना होता है जिसको हम फोटोन बोलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ठीक है, प्रकाश तरंग जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जो कि अनुप्रस्थ होती हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, बी नहीं होगा, दोनों तो हो ही नहीं सकती, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा ए होगा। अब आपने पहले कॉन्सेप्ट समझा कि प्रकाश के ध्रुवण की घटना को समझाने के लिए जो सिग्नल सिस्टम है उसमें भी प्रकाश को आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लिया। प्रकाश के ध्रुवण की घटना को समझाने के लिए भी प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में माना, और विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इसलिए प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश के अनुप्रस्थ होने की घटना मिलती है? विवर्तन नो, व्यतिकरण नहीं, क्योंकि यहाँ तो हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है वो केवल यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगों के लिए लागू होता है, और ध्रुवण की जो घटना होती है जिसमें प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में मानते हैं जो कि अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तो प्रकाश का ध्रुवण ही प्रकाश के अनुप्रस्थ नेचर को बताता है। तो राइट आंसर सी होगा, ए, बी और डी नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को मैंने बताया कि जो दर्पण है जब उस पर प्रकाश आपतित होता है तो परावर्तित होकर उसी माध्यम में प्रकाश की किरण लौट जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो बताइए कि इसमें वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहा आपने? प्रकाश का परावर्तन। क्या प्रकाश अपवर्तन कहेंगे? न्यो, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो उस माध्यम में से पारगमिक हो जाती है, वापस नहीं लौटती, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन राइट आंसर। प्रकाश का विवर्तन नहीं, प्रकाश की किरण मुड़ती नहीं है वहां से, प्रकाश की किरण अपने मां से विचलित नहीं होती, मुड़ती नहीं है। प्रकाश का प्रकीर्णन ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ए, सी और डी नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? देखिए ये गैलीलियो ने, नो, न्यूटन नहीं, माइकलसन नहीं, तो राइट आंसर जो होगा वो रीमर होगा कि रीमर साइंटिस्ट ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया। ठीक है, राइट आंसर सी। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लोको पायलट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरे में नहीं, पानी में नहीं, कांच में नहीं, निर्वात में। क्यों? इन सभी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, और निर्वात का जो हम बात करें इनकी तुलना में निर्वात में जो प्रकाश किरण होती है उसका वेग अधिक होता है। हीरे, पानी और कांच आपने पढ़ाया था कि माध्यम के अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश की चाल का निर्धारण करता है। तो हर माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा या कम होगा, उसी के अनुसार प्रकाश की चाल बदल जाएगी। लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रहती है, जो अधिकतम होती है। ठीक है, निर्वात में। तो राइट आंसर जो होगा बी होगा। ठीक। नेक्स्ट, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? मैंने पढ़ाया था कि बीकर में आपने कॉइन पैंदे पर रखा हुआ था,
जैसे ही हम बीकर को पानी से फिल करते हैं तो वो कॉइन जो है अपनी वास्तविक गहराई से थोड़ा, वास्तविक पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, ये केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ठीक उसी प्रकार जो मछली जो है अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन कारण। क्या प्रकाश से विवर्तन कारण नहीं, प्रकाश से ध्रुवण के कारण नहीं, प्रकाश से परावर्तन कारण नहीं, बल्कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी। एक हीरे को काटने पर हीरा क्यों झिलमिल करते हुए जगमगाता है? क्यों वो चमकीला दिखाई देता है? उसका रीजन ये है कि मैंने अभी पढ़ाया था कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा हमको कैसा दिखाई देता है? जगमगाता हुआ दिखाई देता है। तो बताइए, इसकी आणविक संरचना के कारण नहीं, प्रकाश से अवशोषण के कारण नहीं, यस प्रकाश से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी। और कहाँ आया है क्वेश्चन? यूपीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में। ठीक है, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग क्या होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू है, कितना होता है? क्या ये होगा? नहीं। 9 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड नहीं, 3 × 10⁻11 मीटर पर सेकेंड नहीं, 2 × 10⁻14 मीटर पर सेकेंड नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, ए, बी और सी नहीं होगा। ये एसएससी 2003 में पूछा गया है। ठीक है, देख रहे हैं आप डी आंसर। नेक्स्ट, यदि कोई आपतित किरण अभिलंब आपतित होती है तो वह कितने कोण पर परावर्तित होगी? देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंब आपतित हो रही है तो वह अभिलंबी परावर्तित होगी। ठीक है, तो इसका मतलब परावर्तन जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, 10 डिग्री नहीं होगा, 180 नहीं होगा, 60 डिग्री नहीं होगा, बल्कि 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो अभिलंब आपतित हो रही है तो वो अभिलंबी क्या होगी? परावर्तित होगी। ठीक है, और हीट में आया है 2019 में ये क्वेश्चन। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग के प्रकाश की होती है? ठीक है, हम जानते हैं रेड कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। किससे बताएंगे? ये याद रखो, विबग्योर, ये आप याद रखना। ठीक है, बी का मतलब बैंगनी, ठीक है, आई का मतलब आसमानी, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब हरा, वाई का मतलब पीला, ओ का मतलब नारंगी, और आर का मतलब लाल। तो आप जब यहाँ से चलोगे सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल की, उसके बाद नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर आसमानी, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की होती है। तो आप इसके आधार पर पहचान सकते हैं कि हम यहाँ से चलेंगे, रेड से वायलेट की ओर चलेंगे तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी? कम होगी, और तरंगदैर्घ्य कम होने से आवृत्ति बढ़ती है। ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, म्यू बराबर होता है c/λ। ठीक, ये कंसेप्ट होता है। ठीक, राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा, बी, सी और डी नहीं होगा। क्लियर? ए आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, स्नेल का नियम है। मैंने बताया कि स्नेल का नियम बताता है कि आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, उसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो अपवर्तन कोण की जा तथा आपतन कोण की जा के अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। अब देखिए, हम जल्दबाजी में फटाक टिक कर देते हैं, जबकि क्या है? आपतन कोण का जा और अपवर्तन कोण का जा, इनका अनुपात। ठीक है, तो ये नहीं होगा। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा मतलब साइन के अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। यस, ये बिल्कुल राइट आंसर है। आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा समान होती है, ये नहीं होगा। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये कोई परावर्तन का नियम थोड़ी है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ए, सी, डी नहीं होगा। क्लियर? देखिए बेटा, आज जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पढ़ाया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट। ठीक है, और उसके कई क्वेश्चन मैंने कराए हैं जो
डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। अब मेरा जो सेकंड वीडियो लेक्चर होगा वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट, जिसमें मैं दर्पण, लेंस और इसके बेस पर कई क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। आपको करना क्या है, ये हमारा परिष्कार वर्ड यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनका अपडेट मिलता रहे। ठीक है, ये हमारा परिष्कार कॉलेज का भी यूट्यूब चैनल है, इसको भी आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपको आगे जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, आर्ट्स के भी कई सब्जेक्ट हैं, उन सब पे वीडियो लेक्चर आपको लगातार मिलते रहें और लगातार आप अपडेट होते रहें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आज आपको कराया है आपको समझ में आ गया होगा। थम्स अप बनता है, आप बिल्कुल थम्स अप दीजिए मुझे, और पसंद आए वीडियो जो मैंने लेक्चर को बिल्कुल से लाइक कीजिए। ठीक है बेटा, और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।